ओके, पिछले लेक्चर के अंदर अपने बात की थी कि प्लासेंटा का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, नॉर्मल एनाटॉमी प्लासेंटा की कैसे होती है। और इस लेक्चर के अंदर अपने बात करेंगे कि प्लासेंटा के अंदर सर्कुलेशन किस प्रकार होता है और प्लासेंटा के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो नॉर्मली प्लासेंटा आपको पता है एक डेसिडुअल ऑर्गन है, हीमोकोरियन ऑर्गन है और 500 ग्राम इसका वेट होता है। तो अब देखो कि प्लासेंटा के अंदर सर्कुलेशन किस प्रकार होता है। तो प्लासेंटा के अंदर ना दो प्रकार से सर्कुलेशन होता है। एक तो होता है यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन, एक तो क्या होगा यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन और दूसरा क्या होगा फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन। फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन, दो प्रकार से सर्कुलेशन होता है। मतलब यूट्रस और प्लासेंटा के बीच में, जैसे मान लो ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर ये मान लो यूट्राइन आर्टरी है, यूट्राइन वेन है और ये अपनी प्लासेंटा है। ये क्या है? प्लासेंटा। ठीक है भाई। तो इस प्लासेंटा और यूट्रस के बीच में जो सर्कुलेशन होगा, मतलब जो यूट्राइन ब्लड है वो प्लासेंटा के अंदर किस प्रकार एंटर करेगा, कितना एंटर करेगा, क्या उसकी वॉल्यूम होगी, उससे इतने को तो क्या बोल देंगे यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन। और ये मान लो फीटस है, ये इधर क्या है, ये फीटस है। तो प्लासेंटा और फीटस के बीच में जो सर्कुलेशन होगा उसे क्या बोलेंगे? फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे? फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन मींस यूट्रस और प्लासेंटा के बीच में जो सर्कुलेशन होगा उसे तो अपने क्या बोलेंगे? यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन। और प्लासेंटा और फीटस के बीच में जो सर्कुलेशन होगा उसे क्या बोलेंगे? फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे उसे? फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन। अब देखो ये किस प्रकार होता है। अगर नेक्स्ट डायग्राम के अंदर अपने बात करें तो ये देखो, ये इस प्रकार होगा। ये यूट्रस है, प्लासेंटा है और फिटस है। अच्छे से देखो इस डायग्राम को। और ये यूट्रस के अंदर यूट्राइन वेन है और एक क्या है? यूट्राइन आर्टरी है। क्लियर? और ये प्लासेंटा है, प्लासेंटा के अंदर ये इंट्राविलस स्पेस आ गई। और उसके बाद ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर आपको पता है दो आर्टरी होती है और एक अम्बिलिकल वेन होती है। तो इतने पोर्शन को तो क्या बोल देंगे अपने? यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन। और इतने इतने पोर्शन को क्या बोल देंगे? फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन। क्लियर? तो एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखो कि इसके अंदर कहाँ पे कौन सी चीज है। जैसे यूट्राइन केविटी के अंदर अगर बात करें तो यूट्राइन केविटी के यूट्रस के अंदर, सॉरी यूट्रस की बात करें तो यूट्राइन आर्टरी होगी, यूट्राइन वेन होगी। ठीक है? तो यूट्राइन आर्टरी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और यूट्राइन वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये जो किस प्रकार जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम इस यूट्राइन आर्टरी का प्रेशर कितना होगा, यूट्राइन वेन का प्रेशर कितना होगा, और ये सारी चीजें अपने को देखनी है। तो सबसे पहले अपने को अगर बात करें अपने कि प्लासेंटा के अंदर, मेच्योर प्लासेंटा के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है। नॉर्मल नॉर्मल चीज पहले बता देता हूं मैं आपको। जैसे ये मान लो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम इन नॉर्मल प्लासेंटा, कि प्लासेंटा के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितनी होगी। तो प्लासेंटा के अंदर ब्लड वॉल्यूम होती है 500 ml। कितनी रहेगी? 500 ml। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अब ये कह रहा है दूसरा इंट्राविलस स्पेस। देखो प्लासेंटा के अंदर ना इस प्रकार ये क्या है? इंट्राविलस स्पेस। ये भी किसके अंदर है? प्लासेंटा के अंदर। ये जो बीच बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है इसे इंट्राविलस स्पेस बोलेंगे। तो इंट्राविलस स्पेस की अगर बात करें तो अगर इंट्राविलस स्पेस में कि ब्लड वॉल्यूम इन, ब्लड वॉल्यूम इन इंट्राविलस स्पेस, कि इंट्राविलस स्पेस के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितनी होगी? तो वो होगी 150 ml। कितनी होगी? 150 ml। और प्लासेंटा के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 500 ml ब्लड वॉल्यूम किसमें हो जाएगी? प्लासेंटा के अंदर हो जाएगी। उसके बाद ये कह रहा है कि ब्लड फ्लो अगर इंट्राविलस स्पेस में देखें कि ब्लड फ्लो इन इंट्राविलस स्पेस,
कि इंट्राविलस स्पेस के अंदर ब्लड फ्लो कितना होगा, तो 500 से 600 ml पर मिनट कितना होगा पर मिनट, 500 से 600 ml। जैसे मान लो ये प्लासेंटा है, ये यूट्रस है मान, और इस यूट्रस के अंदर इस प्रकार प्लासेंटा का फॉर्मेशन हुआ, और प्लासेंटा के अंदर ये जो छोटे छोटे आपको स्पेस दिखाई दे रहे हैं, इन्हें क्या बोल दिया, इंट्राविलस स्पेस। तो इस इंट्राविलस स्पेस के अंदर यूट्रस और इस इंट्राविलस स्पेस के अंदर कि 1 मिनट में कितना ब्लड एक्सचेंज होता है, कितना ब्लड, तो क्या रहेगा 500 से 600 ml। और इस प्लासेंटा के अंदर, पूरी प्लासेंटा में ब्लड कितना रहेगा 500 ml, और इस इंट्राविलस स्पेस के अंदर ब्लड कितना रहेगा, तो ये अपने बोल देंगे कि 150 ml, इतना ब्लड इसके अंदर रहता है। उसके बाद अगर बात करें अपने कि जो प्रेशर है इंट्राविलस स्पेस का वो कितना रहेगा, कि इंट्राविलस स्पेस का प्रेशर, ये देखो यहाँ पे इंट्राविलस स्पेस है, इस इंट्राविलस स्पेस में क्या होगा, यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो अलग प्रेशर रहेगा, और यूट्रस जब रिलैक्स होता है उस टाइम अलग प्रेशर रहता है। तो जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम इंट्राविलस स्पेस का प्रेशर कितना रहेगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं भी, इंट्राविलस स्पेस क्या प्रेशर, तो इंट्राविलस स्पेस का प्रेशर कितना रहेगा जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम कितना रहेगा, 30 से 40 mmHg, कितना रहेगा 30 से 40 mmHg, क्लियर दिख रहा है, 30 से 40 mmHg इतना प्रेशर रहता है। और यूट्रस जब रिलैक्स होता है तब 10 से 15, जब यूट्रस रिलैक्स होता है उस टाइम कितना रहेगा 10 से 15 mmHg, इतना प्रेशर किसका रहेगा, इंट्राविलस स्पेस का रहेगा। क्लियर भाई। इस बात के बाद अगर अपने बात करें कि यूट्राइन जो आर्टरी सप्लाई कर रही है, अब आ जाते हैं अपने वापस, तो भाई एक बार ना इसका ध्यान रखना कि प्लासेंटा के अंदर, मेच्योर प्लासेंटा में कितना ब्लड होगा, इंट्राविलस स्पेस में कितना ब्लड होगा। और देखो 2 क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये कह रहा है कि इंट्राविलस स्पेस और यूट्रस के बीच में ब्लड सर्कुलेशन कितना होगा, तो 500 से 600 ml पर मिनट हो जाएगा। एक ये कह रहा है प्लासेंटा से फिटस के अंदर पर मिनट कितना ब्लड जाएगा, वो वॉल्यूम अलग रहेगी और ये वॉल्यूम अलग है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि इंट्राविलस स्पेस और यूट्रस के बीच में ब्लड सप्लाई है वो कितनी रहेगी, 500 से 600 ml। क्लियर। अब देखो वापस अपने उस डायग्राम के ऊपर चलते, इसके ऊपर, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये इंट्राविलस स्पेस है, इस इंट्राविलस स्पेस के अंदर यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब प्रेशर कितना रहेगा, 30 से 40 mmHg, 50 तक भी होता है। और यूट्रस जब रिलैक्स होगा तब इंट्राविलस स्पेस का प्रेशर कितना रहेगा, 10 से 20 या 15 mmHg, नॉर्मल इतना ही होता है। उसके बाद अगर अपने बात करते हैं कि इंट्राविलस स्पेस ये रहा और इसके अंदर ब्लड सप्लाई कितनी होगी, 500 से 600 ml पर मिनट हो जाएगी। अब देखो इसके अंदर ये जो यहां से यहां तक ब्लड फ्लो है वो तो कितना रहेगा, 500-600 ml। इसे तो क्या बोल दिया, यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन। क्या बोल दिया, यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन, जो इंट्राविलस स्पेस और प्लासेंटा के बीच में हो रहा है। अब ये कह रहा है जो यूट्राइन आर्टरी जो ये ब्लड सप्लाई कर रही है, यूट्राइन आर्टरी, इसका प्रेशर कितना रहेगा, तो यूट्राइन आर्टरी का जो प्रेशर होता है वो मैं यहां लिख देता हूं, 70 से 80 mmHg। यूट्राइन आर्टरी का प्रेशर कितना रहेगा, 70 से 80 mmHg, इतना प्रेशर रहता है। फिर अपने बात करते हैं यूट्राइन वेन, यूट्राइन वेन के अंदर प्रेशर कितना रहेगा, तो यूट्राइन वेन के अंदर जो प्रेशर रहता है वो 8 mmHg रहता है, 8 mmHg। क्लियर भी, इतनी बात समझ गए। अब अपने को ये देखना है कि इंट्राविलस स्पेस का प्रेशर जो मैंने पीछे भी बताया था वो अलग अलग है। क्लियर। तो ये इतना तो क्या है, यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन। अब अपने बात करते हैं फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन, कि प्लासेंटा से फिटस के बीच में कितना ब्लड एक्सचेंज होता है और क्या क्या उस यूट्राइन आर्टरी जो अम्बिलिकल आर्टरी है और अम्बिलिकल वेन है उसका प्रेशर कितना रहता है,
और अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन के अंदर कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन रहता है, इन चीजों का जिक्र करते हैं। तो इसके अंदर देखो एक बार अगर अपने बात करें कि अम्बिलिकल जो फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन है, तो फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू। तो एक बार ये देखो जरा, अपने बात करते हैं फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन। तो फिटोप्लासेंटल सर्कुलेशन के अंदर अगर अपने बात करते हैं तो ये देखो जरा, अपने ध्यान से गौर फरमाइएगा, गौर तो नौकरी लगना ना, क्या करोगे नौकरी। तो एक स्टूडेंट होता है वो कहता है ना, पढ़ के किसका भला हुआ है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, पढ़ने से ही सब है। अब देखो, अब अपने बात करते हैं कि फिटस और ये है प्लासेंटा। फिटस और प्लासेंटा के बीच में जो सर्कुलेशन होगा वो सर्कुलेशन कराएगा अम्बिलिकल कॉर्ड। कौन कराएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिकल कॉर्ड में ऐसा क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम होता है फनिश। गलत हो, ये बोलते हैं फनिश, बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को। अब देखो उसके बाद अपने बात करते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ऐसा क्या होता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जब अम्बिलिकल कॉर्ड शुरू में बनता है, मतलब शुरू वाले 4 मंथ तक अगर देखें तो इसके अंदर अम्बिलिकल आर्टरी होती है, अम्बिलिकल आर्टरी होती है अम्बिलिकल कॉर्ड में, और 2 अम्बिलिकल वेन होती है। अम्बिलिकल वेन भी कितनी होगी, 2। शुरू में 2 आर्टरी होती है और 2 वेन होती है, लेकिन 4 मंथ के बाद एक वेन है वो डिसअपियर हो जाएगी। फिर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आर्टरी रह जाएगी और 1 वेन रह जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर कितनी आर्टरी और कितनी वेन होती है। तो ध्यान रहे, शुरू में 4 मंथ तक तो उसके अंदर क्या रहेगा, 2 आर्टरी और 2 वेन। बाद में 1 वेन डिसअपियर हो जाएगी तो कितनी बचेगी, 2 आर्टरी और 1 वेन बचेगी। तो जो अम्बिलिकल आर्टरी है, अम्बिलिकल आर्टरी है वो कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से कहां तक, फिटस टू प्लासेंटा। मीन्स फिटस से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है, अम्बिलिकल आर्टरी। और अम्बिलिकल वेन है, अम्बिलिकल वेन है वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी। ठीक है भी। तो ये अम्बिलिकल वेन है वो किधर जाएगी, प्लासेंटा से फिटस की साइड ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ध्यान रखना, एक तो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें सर्कुलेशन उल्टा होता है। वैसे तो आर्टरी के अंदर आपको पता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन अम्बिलिकल आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी 2 ऐसे एक्सेप्शन हैं जिसके अंदर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। क्लियर भाई। अब अपने को ये देखना है कि प्लासेंटा से फिटस के अंदर कितना ब्लड गया। प्लासेंटा से फिटस के अंदर जो ब्लड जा रहा है, जो अम्बिलिकल वेन लेके जा रही है, उसमें कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन है और अम्बिलिकल वेन का कितना प्रेशर है, और अम्बिलिकल आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लासेंटा की साइड लेके आ रही है उसके अंदर कितना प्रेशर है और कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन है। क्योंकि मिक्स हो जाएगी ब्लड सप्लाई तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वॉल्यूम है वो क्या है, अम्बिलिकल वेन में भी रहेगी और अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर भी रहेगी। तो वापिस अपने उसी डायग्राम के ऊपर चलते हैं, इसके ऊपर। तो अब देखो इसने क्या बता दिया कि अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी कितनी होगी, 2। अब 2 अम्बिलिकल आर्टरी है तो अम्बिलिकल आर्टरी का प्रेशर कितना रहेगा, 60 mm Hg। और अम्बिलिकल वेन 1 है, अम्बिलिकल वेन का प्रेशर कितना है, 10 mm Hg। अब ये देखो कि अम्बिलिकल वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है फिटस की साइड, उसके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना होगा। तो उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन है 70 to 80% सैचुरेशन है।
70 to 80% उसमें सेचुरेशन है। और अम्बिलिकल आर्टरी की बात करें तो उसका प्रेशर है 60 mmHg और इसमें ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना रहेगा 50 to 60%। कितना रहेगा 50 to 60%। क्लियर। अब ये देखो कि अम्बिलिकल आर्टरी का प्रेशर ज्यादा है, ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है हार्ट बच्चे का क्या कर रहा है, फिटस का हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। जैसे ही फिटस का हार्ट पंप करता है उस टाइम एरोटा से फिर अब्डोमन, जैसे मान लो अब्डोमन एरोटा की ब्रांच जो डिवाइड होती है जिसे इंटरनल इलियक आर्टरी बनती है, उस इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच से ही क्या बनती है, अम्बिलिकल आर्टरी बनती है। तो हार्ट पंप करता है फिटस का, इस वजह से आर्टरी के अंदर क्या रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा। और प्लासेंटा वाली साइड तो ऐसा है नहीं कि कोई हार्ट प्रेजेंट है ना, तो इससे जो अम्बिलिकल वेन है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो अपने को इतनी बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन सिर्फ आपसे एक तो इससे पूछ सकता है जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब ये देखना है अपने को कि जो प्लासेंटा से फिटस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कितना होगा, प्लासेंटा से फिटल साइड कितना ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो इसका थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है कि प्लासेंटा के थ्रू जो फिटस के अंदर ब्लड जाएगा वो जाएगा 400 ml पर मिनट। कितना जा रहा है, 400 ml पर मिनट के प्लासेंटा से फिटस के अंदर तो जाएगा 400 ml पर मिनट। लेकिन अगर बात करें कि यूट्रस से प्लासेंटा के अंदर कितना आ रहा है, तो यूट्रस से प्लासेंटा के अंदर कितना आ रहा है, 500 से 600 ml पर मिनट। क्लियर भी, इस बात का ध्यान रखना है अपने को थोड़ा सा। तो ये जो अपने से पूछा जाएगा, बस इसके अंदर पार्शियल प्रेशर वगैरह की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो चीजें मैंने आपको बताई है, एक तो यहां से यहां, और मोस्टली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेच्योर प्लासेंटा के जो फिटोप्लासेंटल और यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन है, एक बार उस चीज को दोबारा देख लो कि क्या क्या रहेगा। तो एक तो ये सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दी है कि यूट्राइन आर्टरी में प्रेशर कितना है, यूट्राइन वेन के अंदर प्रेशर कितना है, इंट्राविलर स्पेस के अंदर प्रेशर कितना है, अम्बिलिकल आर्टरी कितनी होती है, अम्बिलिकल वेन कितनी होती है, और अम्बिलिकल आर्टरी में ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना रहेगा, और अम्बिलिकल वेन के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना रहेगा, और जो ब्लड वॉल्यूम है मेच्योर प्लासेंटा में वो कितनी होगी, इंट्राविलर स्पेस के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितनी होगी, ठीक है 500 ml, और ब्लड फ्लो इन इंट्राविलर स्पेस में 500 से 600 ml जाएगा। और जो प्लासेंटा से फिटस के अंदर ब्लड सर्कुलेशन कितना जाएगा, तो वो कितना जाएगा 400 ml। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, इससे अलावा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब अपने आगे बात करते हैं कि जो प्लासेंटा के फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। तो प्लासेंटा आपको पता है डेसिडुअल ऑर्गन है, इसके काम क्या क्या होंगे। तो देखो के काम की अगर बात करें अपने, तो इधर न बना के मैं इधर बना देता हूं ताकि आसानी रहेगी लिखने। ये मान लो यूट्रस है और इसके अंदर ये प्लासेंटा है और ये इधर क्या आ गया, फिटस आ गया। तो अब देखो प्लासेंटा के फंक्शन की, तो सबसे पहले अगर प्लासेंटा के फंक्शन की बात करें तो अपने बात करते हैं न्यूट्रिशन। क्योंकि जो फिटस को न्यूट्रिशन मिलता है मेटरनल ब्लड से, वो किसके थ्रू मिलेगा, प्लासेंटा के थ्रू मिलेगा। तो न्यूट्रिशन के अंदर बात करें तो मोस्ट ऑफ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो प्लासेंटा को क्रॉस करके फिटस के अंदर जाती है, तो वो जाएगी किसके थ्रू, एक तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसफर के थ्रू। तो एक्टिव और पैसिव ट्रांसफर के थ्रू किस प्रकार जाती है, जैसे मान लो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ये क्या करेंगे प्लासेंटा को क्रॉस करके किसमें चले जाएंगे, फिटस के अंदर चले जाते हैं। और उसके बाद बात करें, एक होता है एक्सोसाइटोसिस, एक होता है एंडोसाइटोसिस, इसके थ्रू भी क्या है, एक्सचेंज होता है। फिर अपने बात करें एक ओस्मोसिस
और डिफ्यूजन के थ्रू भी कंटेंट क्या होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू भी कंटेंट क्या हो जाएंगे, प्लासेंटा से फिटस के अंदर चले जाते हैं। तो अब अपने को ये देखना है कि न्यूट्रिशन के अंदर अगर बात करें तो क्या क्या चीजें, जैसे मैंने आपको बता दी है, ग्लूकोज जाता है, अमाइनो एसिड जाता है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये सारे सप्लाई करेंगे। लेकिन हार्मोन भी सप्लाई करते हैं, कौन से हार्मोन भी सप्लाई करते हैं, हार्मोन भी क्या करते हैं। जैसे हार्मोन वाला ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं कि जो हार्मोन है, कि हार्मोन कौन कौन से, ऐसे नहीं है कि सारे हार्मोन क्रॉस कर जाते हैं, ध्यान रहे हार्मोन्स भी क्या करते हैं, प्लासेंटा को क्रॉस करते हैं, प्लासेंटा को क्रॉस करते हैं। लेकिन अगर बात करें अपने पेराथार्मोन हार्मोन की, पेरा हार्मोन, बात करें अपने कैल्सिटोनिन की, बात करें अपने इंसुलिन की, ठीक है भी। जैसे पेराथार्मोन है, कैल्सिटोनिन है, इंसुलिन है, ये हार्मोन प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करते, क्रॉस नहीं करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर बात करें पेराथार्मोन, कैल्सिटोनिन और इंसुलिन, ये हार्मोन प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है भाई। इसलिए इन हार्मोन का इंट्रायूट्राइन लाइफ में फिटस की ग्रोथ के लिए कोई रोल नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखोगे। हाँ, इंसुलिन क्रॉस नहीं करता, लेकिन फिटस की ग्रोथ कराने के लिए T3, T4 और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर, ये फिटस की ग्रोथ कराने के इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर T3, T4 और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो फिटस की ग्रोथ कराते हैं। लेकिन इंसुलिन हार्मोन है वो क्रॉस नहीं करता, इस बात का ध्यान रखना। इंसुलिन हार्मोन अलग है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वो अलग चीज होते हैं। आगे बात सुने, तो ग्रोथ कौन सा कराएगा, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। और दूसरा, ये तो हो गया न्यूट्रिशन का कि कौन कौन सी चीजें हैं प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है। उसके बाद अगर प्लासेंटा की दूसरे फंक्शन की बात करें प्लासेंटा के, तो प्लासेंटा का और फंक्शन क्या होगा, रेस्पिरेशन का फंक्शन है। किसका फंक्शन है, प्लासेंटा की रेस्पिरेशन की। प्लासेंटा क्या काम करती है, रेस्पिरेशन फंक्शन भी करती है, रेस्पिरेशन का, क्योंकि फिटस के लंग्स इमेच्योर होते हैं, इंट्रायूट्राइन लाइफ के अंदर फिटस के लंग्स काम नहीं करते हैं। जैसे अडल्ट के अंदर गैस एक्सचेंज का काम लंग्स करते हैं, उसी प्रकार अडल्ट के अंदर तो ये लंग्स हो गए, लेकिन एक्सचेंज का काम करेंगे, गैस एक्सचेंज का। लेकिन फिटस है, उसको आपको पता है इंट्रायूट्राइन लाइफ में रेस्पिरेशन होता नहीं है, तो उसके अंदर गैस एक्सचेंज कौन कराएगा, प्लासेंटा कराएगी। क्या कराएगी, प्लासेंटा। अब प्लासेंटा जो रेस्पिरेशन का काम करेगी, तो इसके अंदर देखो कि जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू। कि गैस है वो एक्सचेंज किसके थ्रू होती है, प्लासेंटा के अंदर, और जो मतलब फिटस के ब्लड में और प्लासेंटा के ब्लड के अंदर जो गैस एक्सचेंज होगी वो किसके थ्रू होगी, डिफ्यूजन के थ्रू होगी। किसके थ्रू होगी, डिफ्यूजन के थ्रू। और अगर बात करें अपने के ऑक्सीजन सप्लाई कितनी होती है फिटस के अंदर, तो ऑक्सीजन सप्लाई 8 ml पर kg पर मिनट के हिसाब से कितनी होगी, 8 ml पर kg पर मिनट के हिसाब से क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई होती है। क्या होगी, ऑक्सीजन सप्लाई होगी किसमें, फिटस के अंदर। इस बात का ध्यान रखना है। ये भी कई बार पूछ लेता है कि फिटस के अंदर जो गैस एक्सचेंज होती है वो कितने ml पर kg पर मिनट चलती है, इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। क्लियर भाई। उसके बाद अगर और बात करें, और फंक्शन क्या है प्लासेंटा का, तो न्यूट्रिशन का हो गया और रेस्पिरेशन का हो गया, एक्सक्रीशन का भी है। किसका, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का काम भी कौन करेगी, प्लासेंटा करती है। जैसे वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे मान लो वेस्ट प्रोडक्ट में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये सारे भी कौन एक्सक्रीट करवाती है, फिटस का कौन एक्सक्रीट कराएगी, प्लासेंटा एक्सक्रीट करा देती है। ये भी डिफ्यूजन के थ्रू होते हैं।
उसके बाद अगर बात करें अपने बैरियर फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन होता है बैरियर फंक्शन, बैरियर फंक्शन प्लासेंटा का, क्योंकि आपने सुना होगा कि मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करते, लेकिन कुछ इन्फेक्शियस एजेंट ऐसे होते हैं जो प्लासेंटा को क्रॉस करके फिटस के अंदर कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी भी कर सकते हैं, जैसे रूबेला है, टोक्सोप्लाज्मोसिस है, ये सारे, हर्पिस है, ये सारे। अब ऐसा क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, प्लासेंटा के अंदर, जो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक क्या होता है, प्लासेंटल ब्लड बैरियर होता है। क्या होता है, प्लासेंटल ब्लड बैरियर। ये क्या काम करेगा कि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको क्रॉस नहीं करने देता। और दूसरी बात, इसके अंदर एक, प्लासेंटा के अंदर एक होप ब्र्यूर सेल पाई जाती है। कौन सी सेल, होप ब्र्यूर सेल। जैसे बात करें अपने लीवर के अंदर, लीवर के अंदर कॉफर सेल होती है जो फेगोसाइटोसिस का काम करेगी, उसी प्रकार जो प्लासेंटा है उसके अंदर कौन सी सेल है, होप ब्र्यूर सेल होती है। ये इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी, जिससे फिटस के अंदर इन्फेक्शन नहीं होता। तो ये इसका क्या काम है, बैरियर का काम है। लेकिन बहुत सारी ड्रग्स, अगर मान लो मैटरनल इलनेस है, माँ को कोई कंजेनाइटल, जैसे अगर बात करें कार्डियक डिजीज है, रीनल डिजीज है, डायबिटीज है, कुछ ऐसी डिजीज है, तो मदर अगर कोई ड्रग ले रही है तो वो ड्रग भी प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करने देती, क्योंकि कई ड्रग्स ऐसी होती है जिसके मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो प्लासेंटा को क्रॉस करके फिटस के अंदर कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज कोज कर सकते हैं। लेकिन बैरियर फंक्शन जो प्लासेंटा का, वो क्या है, इसको क्रॉस नहीं करने देता। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है अपने से, टेराटोजेनेसिटी, कौन सा, टेराटोजेनेसिटी। इसका ध्यान रखना कि टेराटोजेनेसिटी क्या होती है। टेराटोजेनेसिटी का मतलब होता है कि अगर मदर कोई ड्रग ले रही है तो वो ड्रग प्लासेंटा को क्रॉस करके फिटस के अंदर चली जाती है और फिटस के अंदर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, उसे क्या बोलते हैं, टेराटोजेनेसिटी। और ये टेराटोजेनिक पीरियड है, ये सबसे ज्यादा एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में होता है। ध्यान रहे, एम्ब्रियोनिक पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है ड्रग्स, और बच्चे के जो फिटस है उसके अंदर कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटी भी कर सकती है। तो ये टेराटोजेनिसिटी ध्यान रखना। और एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है वो 3 वीक से लेके 8 वीक तक का होता है, 3 से 8 वीक का क्या होगा, एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्लियर भी। तो ये सारा क्या था, बैरियर फंक्शन। ठीक है, कि बैरियर किस प्रकार काम करता है। अब उसके बाद बात करें अपने इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन की, कि प्लासेंटा का एक फंक्शन है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन कि प्लासेंटा का और क्या काम रहेगा, इम्यूनोलॉजिकल। इम्यून पावर भी प्लासेंटा देती है। क्यों, क्योंकि आपको पता है अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है अभी, ये इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार के होते हैं, जैसे IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। इस प्रकार के ये 5 इम्यूनोग्लोबिन होते हैं। तो ध्यान रहे, फिटस के अंदर सबसे पहले बनने वाला इम्यूनोग्लोबिन, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फिटस के अंदर सबसे पहले बनने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा रहेगा। तो फिटस के अंदर सबसे पहले बनने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा रहेगा, IgM, जिसे मैक्रो भी बोलते हैं। ठीक है भाई। अब देखो, इम्यूनोग्लोबिन की एक ना अलग से क्लास लूंगा एनाटॉमी वाले पोर्शन के अंदर, वहां सारा समझाऊंगा आपको। अब देखो, इम्यूनोग्लोबिन फंक्शन के अंदर जो ये प्लासेंटा क्या काम करती है, तो ये क्वेश्चन मोस्टली अपने से एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लासेंटा को क्रॉस करता है। तो IgG ये प्लासेंटा को क्रॉस करता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लासेंटा को क्रॉस करने वाला इम्यूनोग्लोबिन कौन सा रहेगा। तो ये भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है कि प्लासेंटा को कौन सा इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस करता है। क्लियर भी। उसके बाद अगर बात करें अपने और प्लासेंटा के फंक्शन की, तो और प्लासेंटा के फंक्शन के अंदर आ जाता है जैसे हार्मोन, कि प्लासेंटा कौन कौन से हार्मोन बनाती है। तो हार्मोनल फंक्शन कौन सा रहेगा,
हार्मोनल फंक्शन, कि प्लासेंटा का हार्मोनल फंक्शन कौन सा रहेगा। तो प्लासेंटा सबसे पहले तो मैं बता देता हूं HCG हार्मोन प्रोड्यूस करती है। कौन सा? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये बनाएगा कौन? क्योंकि जैसे ही प्लासेंटा फॉर्मेशन होती है उस टाइम मैंने आपको पीछे भी बताया था पिछले लेक्चर में कि एक सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट सेल बनती है। कौन सी? सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट सेल बनती है। ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट सेल क्या काम करती है? 9 से 10 दिन के अंदर अंदर क्या है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो 9 से 10 दिन के अंदर अंदर क्या करेगी? HCG हार्मोन प्रोड्यूस कर देती है। दूसरा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, ये हार्मोन भी प्लासेंटा फॉर्मेशन करती है। और एक होता है HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ये हार्मोन भी कौन प्रोड्यूस करेगी? प्लासेंटा प्रोड्यूस करती है। तो ये जो लैक्टोजिनेसिस के लिए जरूरी होता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि शुरू के 3 महीने तक तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, 3 मंथ तक, शुरू के 3 महीने तक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन कौन बनाएगी? कॉर्पस ल्यूटियम। कौन बनाती है? कॉर्पस ल्यूटियम। और शुरू के 3 महीने के अंदर आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी को मेंटेन रखती है, प्रेगनेंसी मेंटेन रखने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और शुरू के 3 महीने तक, शुरू के 3 महीने तक कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन जो सीक्रेट करके प्लासेंटा प्रेगनेंसी को मेंटेन रखता है। इस बात का ध्यान रखना है। 3 महीने बाद जैसे ही प्लासेंटा मैच्योर हो जाती है तो प्लासेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करके 3 से 9 महीने तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेगी। अगर शुरू के 3 महीने में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इस कार्पस ल्यूटियम में कोई डिफेक्ट आ जाए, जिसे अपने क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं करेगी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होने का मोस्ट कॉमन कॉज भी ये है। तो लगभग ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी है कि प्लासेंटा किस प्रकार बनती है, वो पिछले लेक्चर में। आज अपने क्या क्या पढ़ लिया कि प्लासेंटल सर्कुलेशन, क्या पढ़ा है? प्लासेंटल सर्कुलेशन। तो प्लासेंटल सर्कुलेशन के अंदर मैंने आपको 2 चीजें बता दी कि एक तो फिटो प्लासेंटल सर्कुलेशन होता है, एक यूट्रो प्लासेंटल सर्कुलेशन होता है। फिर अपने बात कर ली थी कि प्लासेंटा के फंक्शन कौन कौन से है। तो प्लासेंटा के फंक्शन में अगर बात करें तो न्यूट्रिशन का काम करती है, हार्मोन न्यूट्रिशन के अंदर ये देखो कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है, एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के थ्रू, ठीक है। और जैसे मान लो हार्मोन है वो T3 T4 और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, यही क्रॉस करते हैं। और पेराथ हार्मोन, कैल्सिटोनिन और इंसुलिन हार्मोन है, ये प्लासेंटा को क्रॉस नहीं करता। उसके बाद अगर बात करें रेस्पिरेशन का, क्योंकि फीटस के लंग्स इमेच्योर होते हैं, वो एक्सचेंज तो करते नहीं गैस, तो उसमें एक्सचेंज कौन करेगा? प्लासेंटा के थ्रू ही गैस एक्सचेंज होता है, तो उसके अंदर डिफ्यूजन के थ्रू होगा एक्सचेंज, और कितने ml ऑक्सीजन है वो सप्लाई होती है। फिर एक्सक्रीशन, जैसे मान लो फिटस के अंदर अगर यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन है, ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट है, ये भी क्या हो जाएंगे? एक्सक्रीट हो जाएंगे। फिर प्लासेंटा बैरियर का काम करती है, जिसके अंदर होप ब्रूड सेल है, ठीक है भी, और प्लासेंटल ब्लड बैरियर है, ठीक है। और उसके बाद इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन के अंदर अगर बात करें तो प्लासेंटा से कौन सा? IgG प्लासेंटा को क्रॉस करता है, इस बात का भी अपने को ध्यान रखना है। और हार्मोनल फंक्शन के अंदर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से हार्मोन है प्लासेंटा एक्सक्रीट करती है। तो HCG हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और HPL ह्यूमन लैक्टोजन, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए। थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो। और अब मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके आ रहे हैं नया टॉपिक, जिसके अंदर अपने बात करेंगे एमनियोटिक फ्लूइड की, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डाल दूंगा। इतने आप इसका अच्छे से रिवाइज करना। और ये लेक्चर, कुछ लेक्चर है ना, वो अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाल दिए जाएंगे, जैसे नरसिंह भाई बलवंत सर के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर भी अपने कंटेंट डाल देंगे। और ये चीज़ें सारी आपको दुरीना ऐप के ऊपर मिल जाएगी, जहाँ से आप ऑनलाइन अपनी स्टडी कर सकते हो।